नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल। रोज की तरह फिर आज आपकी महफिल में हाजिर हूँ और आज भी कुछ खास बात आपसे करूँगा, लेकिन आज देश के बारे में नहीं करूँगा, मोदी जी के बारे में नहीं करूँगा, मणिपुर के बारे में नहीं करूँगा, अपने मध्य प्रदेश के बारे में करूँगा। मध्य प्रदेश इस देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है, दिल है। मध्य प्रदेश के दिल का अगर स्वास्थ्य ठीक रहे तो समझिए पूरे देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन ये पुरानी धारणा है। आज की धारणा ये है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और उसमें केंद्र सरकार का भी एक इंजन लगा हुआ है। नई सरकार बने हुए भी 1 साल होने को है, पूरा 1 साल होने वाला है। और इस नई सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे भाई शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, वो उत्तराधिकार में मध्य प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको खजाना खाली छोड़ के गए। अब मोहन यादव बेचारे मन में सोच के रह जाते हैं, क्योंकि अगर यही खाली खजाना कांग्रेस की सरकार रही होती और वो छोड़ के जाती तो उन्हें बचाव के लिए एक बहाना मिल जाता कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सारे पैसे तो पुरानी सरकार खर्च कर गई, लुटा गई। लेकिन पैसा लुटाया उनकी अपनी पार्टी की सरकार ने। लाडली बहना योजना पर 18 विभागों का बजट काट करके पानी की तरह खर्च बहाया गया, तब जा कर के मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि सरकार बनने के पहले तक ये लग रहा था अब सारी दुनिया को, सारे पर्यवेक्षकों को, सारे सर्वेयरों को कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। डॉक्टर मोहन यादव की किस्मत अच्छी थी, वो मुख्यमंत्री बनने की किसी कतार में नहीं थे, किसी होड़ में नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। महाकाल की उन पर कृपा हो गई। लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि महाकाल की कृपा के बावजूद मध्य प्रदेश पर निवेशकों की कृपा नहीं हो रही है और निवेश न आने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ता ज़्यादा है, उत्पादन कम है। हर क्षेत्र में कृषि है, वन है, खनिज है, लेकिन निवेशक नहीं है, अच्छे निवेशक नहीं है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 18 साल मध्य प्रदेश को चलाया, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक के बाद एक आधा दर्जन निवेशक सम्मेलन किए। मुझे याद है, उनमें से ज़्यादातर में मैं गया भी। इन निवेशक सम्मेलनों में बड़ा भारी तमाशा होता था, बड़ा पैसा खर्च करके अतिथियों को लाया जाता था। ग्वालियर में हुआ, मालवा में हुआ, महाकौशल में हुआ, सब जगह सम्मेलन ही सम्मेलन। और बढ़िया फोटो खींचते थे, उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री गले मिल रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं और आंकड़े आ गए कि हजारों करोड़ का रुपये का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। लेकिन पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं बदली, ना औद्योगिक तस्वीर बदली और ना कोई दूसरी तस्वीर बदली। यहाँ आज भी सामाजिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, पिछली सरकार में आपने देखा शिवराज सिंह की सरकार में, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के सिर पर लघुशंका करते पाए गए, पकड़े गए, मुकदमे हुए, किसानों पर गोलियां चली, किसान MRP के लिए परेशान रहते हैं। सोयाबीन उत्पादक प्रदेश है, गेहूँ बहुत अच्छा होता है, सरसों बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसानों की हालत अच्छी नहीं है। यहाँ जो निवेशक आए माननीय शिवराज सिंह जी के टाइम में, उन्होंने सरकार से मुफ्त में, लगभग मुफ्त में, बहुत कम टोकन मनी दे करके बड़ी बेशकीमती ज़मीनें हथिया ली हैं SEZ क्षेत्र में। किसी ने मालनपुर में, किसी ने पीथमपुर में, किसी ने आपके भोपाल के पास जो मंडी द्वीप में। जितने भी विशेष औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे, उनका विस्तार तो हुआ, उनका क्षेत्र तो बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन जमीनें दे दी, इकाइयाँ नहीं आई तो रोजगार नहीं आया।
और कहने को निवेशक सम्मेलन हुए और करोड़ों का निवेश आया। सरकार एक सम्मेलन के आयोजन पर कितना खर्च करती है तो भगवान ही जाने, बताती भी नहीं है। लेकिन इन सम्मेलनों में जनता को दिखाने के लिए 18-20 देशों के प्रतिनिधि शामिल कराए जाते हैं। वो प्रतिनिधि कोई व्यापारी नहीं होते, वो अक्सर या तो दूतावास के अधिकारी होते हैं या कोई विजिटर वहाँ से आता है, उसको घुमा दिया जाता है। लेकिन निवेश नहीं आया तो नहीं आया, और चूंकि निवेश नहीं आता इसलिए मध्य प्रदेश का पिछड़ापन दूर भी नहीं होता। बहुत दिक्कत है। एक ज़माने में एक उम्मीद बनी थी कि साहब एनसीआर पर बड़ा जोर है आबादी का और उद्योग का, प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसा आज है ना, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनी तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक राजधानी क्षेत्र बनाया जिसमें आसपास के राज्यों के कई शहरों को शामिल किया। तब लगा कि वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो खड़ के आ जाएंगे, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ हरियाणा में, कुछ राजस्थान में, लेकिन कुछ नहीं आया। जो जहाँ था वहीं रहा, और उसका नतीजा आप दिल्ली को देख रहे हैं कैसे भुगत रही है। खैर, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बीहड़ थे, डाकू थे, कृषि की जमीन थी, सब कुछ था, लेकिन अब बीहड़ नहीं है। बीहड़ों को चूँकि डाकू नहीं है तो बीहड़ नहीं है, बीहड़ों का बंदरबाट कर दिया लोगों ने, उस पर अवैध कब्जे कर लिए। मंत्रियों विधायकों के सबसे ज़्यादा कब्जे हैं, अधिकारियों ने कर लिए। बड़े किसानों ने प्रशासन से मिलके एक पॉलिसी थी कि बीहड़ को कृषिकरण करना है, उसके तहत ज़मीनें हथियार ली। बच्ची खुची ज़मीनें अब जो हाईवे निकल रहे हैं 6 लेन 7 लेन के, उसमें चली गई। उद्योग नहीं आ रहे हैं। नए मुख्यमंत्री जो है, नए तो क्या 1 साल होने को है, डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने 1 साल के कार्यकाल में 4 निवेशक सम्मेलन कर दिए हैं। ग्वालियर कर चुके, इंदौर कर चुके, जबलपुर कर चुके, और आपका रीवा कर चुके हैं। भोपाल को तो गिनना क्या, वहाँ तो होता ही है सब कुछ। लेकिन कितना पैसा आया, MOU अब भी साइन हुए, वैसे ही हुए जैसे कि शिवराज सिंह के टाइम में होते थे, लेकिन पैसा आता नहीं दिखाई दे रहा है। औद्योगिक तस्वीर नहीं बदल रही है। एक बाबा हैं अपने रामदेव पतंजलि वाले, वो तो पिछले निवेशक सम्मेलन में मध्य प्रदेश से ज़मीन ले गए थे पीथमपुर में। आज तक उनके पतंजलि का आता ही पता नहीं है। बाउंड्री का बना ली, कब्जा कर लिया, खेल खत्म। सरकार में इतनी दम नहीं है कि जिन निवेशकों को और उसने जिनके प्रस्ताव MOU साइन हुए थे, जिन्हें ज़मीनें दी गई थी, उनने उद्योग नहीं लगाए तो उनसे ज़मीन वापस ले लें। हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। अब मजबूरी में हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव 24 नवंबर को इंग्लैंड जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ से निवेश लेके आएंगे। अब वही है कि हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी, आपके यहाँ निवेशक क्यों आएगा? कानून और व्यवस्था की स्थिति आपकी अच्छी नहीं, सार्वजनिक परिवहन आपके अच्छा नहीं, औद्योगिक वातावरण आपके अच्छा नहीं है, सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है। मतलब तो लोग निवेश लेके देश के नहीं आ रहे तो विदेश के क्यों आएंगे? और हकीकत ये है कि इस समय, हालांकि ये विदेशी निवेश जो है कई चैनल से होते आता है, उसमें केंद्र की बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भी आता है उस मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश 15वें नंबर पे है। 15वें नंबर पे आता है। उसके ऊपर 14 स्टेट और है जो विदेश निवेश ज़्यादा से ज़्यादा ले जाते हैं, और यहाँ मुश्किल से 36,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया। लेकिन आया जितना आया, भले ही इतना इसका 10वां हिस्सा सरकार की यात्राओं पर खर्च हो गया हो। अब डॉक्टर मोहन यादव देखते हैं कितने का निवेश लेके आते हैं। शिवराज सिंह तो विदेश यात्राएं इसलिए करते थे कि उनके बच्चे अमेरिका में भी पढ़ते थे, तो वो बाया इंग्लैंड अमेरिका घूमते हुए बच्चों से भी मिल जाते थे, निवेशकों से भी मिल जाते थे। उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ते थे, वो भी ऐश कर जाते थे। अब डॉक्टर मोहन यादव का पता नहीं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उनके रिश्तेदारों के पढ़ते हैं कि नहीं, या उनके जो नौकरशाही है उसके उनके बच्चे वहाँ विदेश में पढ़ते हैं कि नहीं। इंग्लैंड में तो पढ़ते ही होंगे किसी न किसी के। बहरहाल सरकार है, सरकार स्वयंभू होती है, जो चाहे सो कर सकती है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की
इस प्रस्तावित क्या फाइनल विदेश यात्रा है, 24 नवंबर से शुरू हो रही है, 1 हफ्ते की विदेश यात्रा है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस के समर्थित एक बड़े हमारे पुराने साथी हैं दीपक तिवारी जी, पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे कांग्रेस के ज़माने में, अच्छे लेखक हैं, अंग्रेजी के पत्रकार हैं। वो कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा का, निवेश लाने के लिए की जा रही विदेश यात्रा का विरोध नहीं होना चाहिए। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, तिवारी जी का कहना है, जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तो हमारी आंखें कैसे खुलेंगी, हम दुनिया देखेंगे कैसे, और दुनिया वालों को अपने यहाँ आमंत्रित कैसे करेंगे। हमारे यहाँ बाहर न जाने की परंपरा ने ही देश का बड़ा नुकसान किया। चीन के लोग तो उस ज़माने में भी खूब घूमा करते थे, फाइयान का आपने नाम सुना ही होगा। तो वो जो यहाँ से देख के जाते थे वो अपने यहाँ बताते थे और उस पर वहाँ अमल होता था उस ढंग से। लेकिन हमारे यहाँ तो जाते ही नहीं कोई, और जाता है तो ऐश करने जाता है, बच्चों से मिलने जाता है या अधिकारियों के साथ सैर सपाटा करने जाता है, निवेश लेके कोई नहीं आता। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि डॉक्टर मोहन यादव भले आदमी हैं, शिवराज सिंह जी जैसे शायद नहीं हैं, तो वो कुछ निवेश लेके आए। अब वहाँ कोई आपको लोकल कांटेक्ट तो चाहिए, तो निश्चित तौर पर लोकल व्यवसायियों से कांटेक्ट कराने वाले लोग भी वही होंगे जो कांग्रेस के ज़माने में थे, वही नौकरशाही में रहते हैं, वही पार्टियों में रहते हैं। अच्छा है, जाएं, लेके आए, कुछ तो लेके आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये से हमेशा से बैर रखने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी साहब। जीतू पटवारी कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव तो अपने प्रधानमंत्री जो हैं देश के माननीय मोदी जी, उनकी नकल करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बनना चाहते हैं। अरे बेचारा पहली बार यात्रा पे, विदेश यात्रा पर जा रहा है कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का, तो उसको काहे को टोकते हो, जाने दो, स्वागत करो और देखो कि वो लेके क्या आता है। अगर वो खाली हाथ लौटता है तो कांग्रेस को भी अधिकार है, मीडिया को भी अधिकार है कि वो डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा पर प्रश्न खड़े करे, जवाब मांगे कि आप क्या ले आए और कितना खर्च कर आए। लेकिन भैया जाने तो दो, जाने से पहले ही विरोध का क्या मतलब है, ये तो अंधा विरोध हो गया। और दीपक तिवारी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी यात्रा है, इसका जो बोझ है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ेगा। लेकिन ये बोझ तो उठाना पड़ेगा ना, आप जब तक हाथ पांव नहीं मारेंगे तब तक बात बनेगी कैसे। अब देखिए, स्वदेश के जो उद्यमी हैं वो तो खेले खाए हैं, वो तो मध्य प्रदेश आने से रहे, ना यहाँ कोई अडानी आ रहा है, ना यहाँ कोई अंबानी आ रहा है, वो आ भी रहा है तो वो जगह घेर के चला जा रहा है। जब पतंजलि जैसे लोगों ने जगह घेर ली तो अडानी अंबानी तो घेरने से ही रहे, घेरने से पीछे क्यों हटेंगे। पतंजलि वालों के बारे में तो मध्य प्रदेश के लोग ऐसे जले भुने बैठे हैं कि उस बाबा ने यहाँ से, हमारे चंबल से जो सरसों का तेल होता था उस पर, पूरे उस व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया। और जो लोकल उद्यमी थे जो एक ज़माने में निर्यातक बन गए थे, उन सबका धंधा साफ कर दिया। मुँह मांगे दामों पर जब उसे कच्ची घानी का तेल जो उनके पतंजलि की बोतलों में आप देखते हैं वो सब मुरैना का है, भिंड का है, उस तेल के का मोल भाव अपने शर्तों पे किया। और अगर लोकल उत्पादक और लोकल किसान ने उस कम दाम पर तेल देने से मना किया तो उनको वही जो होता ना आपका, जो केंद्र सरकार करती है, ईडी लगा देती है, इनकम टैक्स लगा देती है, बाबा ने भी लगवा दी। मुरैना के व्यापारी, तेल व्यापारी भागे भागे फिरे, बाद में समझौता हुआ। तो मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले, मध्य प्रदेश के संसाधनों से माला माल होने वाले लोगों की नीयत तो अच्छी नहीं है। इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना होगा, देखना होगा, समझना होगा, अन्यथा विदेश यात्रा का कोई मतलब नहीं होता। जब आप स्वदेश से निवेश हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत आसानी से हो सकता है, जिसमें कोई आपको कानूनी अड़चन नहीं है, आपका
व्यक्तिगत संबंध उद्योगपतियों से बनता है, भाषा की कोई दिक्कत नहीं है और वातावरण की भी कोई दिक्कत नहीं है, मौसम की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं और विदेश की ओर भाग रहे हैं। चलिए, हम इसमें आपके साथ हैं, आप जाइए, विदेश जाइए, शौक से जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन खाली हाथ मत लौटिए। इस समय आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। इंग्लैंड का उद्योगपति और जर्मनी का उद्योगपति भारत में अपना उत्पादन तो ठोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता बहुत हैं। 140 करोड़ तो हम बिना गिने पिछली गिनती के हैं, अब जाने पता नहीं कितने हो गए होंगे। तो उपभोक्ता है, बड़ा बाजार है दुनिया का, तो वो वहाँ के उद्योगपति अपना उत्पाद तो यहाँ फेंक सकते हैं, लेकिन अपनी यूनिट यहाँ लगा दें, ये इसमें मुझे संशय है। और अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में कामयाब होते हैं तो सबसे पहली बधाई मैं शायद उन्हें दूंगा। उनको मौका मिला है, उनके सामने कोई अड़चन नहीं है, तो वो कोशिश करें और विदेशी निवेश के मामले में अभी जो मध्य प्रदेश 15वें पायदान पर ठहरा है उसको ऊपर ले जाएं। 10 तक तो आ जाए, 3-4 पायदान तो छलांग लगाएं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, सरकार के हालात हैं, सरकारी खजाने के हालात हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति है, अधोसंरचना की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। ये बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री हिकमत अमली से नौकरशाही की मदद से लाडली बहनों को भी पैसा दे रहे हैं, किसानों को भी केंद्र की योजनाओं से जो पैसा आ रहा है वो दे रहे हैं, हम जैसे बूढ़े पत्रकारों को भी श्रद्धा निधि दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी फ्री बीज की योजनाएं चला रहे हैं, कर्मचारियों को भी दे रहे हैं कि वो भी खुश रहें। लेकिन अब सुना है कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की इतनी दयनीय है कि मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत जल्द सेवानिवृत्त की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना पड़ सकती है। दबाव है, पैसे नहीं है। अगर 62 की उम्र में जो लोग रिटायर होने वाले हैं 2028-29 में, उनको पैसा आप कहाँ से देंगे? उनके देख जो उनका बजट है, उनकी पेंशन है, पैसे नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शिवराज सिंह ने ये किया, शिवराज सिंह ने 60 से 62 कर दी, उनकी भी यही हालत थी। वो तो पंप एंड शो वाले मुख्यमंत्री थे, पाए चलते रहते थे और आए माए करते हुए दाएं बाएं से निकल गए। 18 साल उन्होंने खूब आनंद किया। मध्य प्रदेश कहाँ था? जहाँ था वहीं है, कोई इसमें मेरे को तो दिखा नहीं। मध्य प्रदेश आप देखिए, देश के दूसरे तमाम प्रदेशों में शहरों का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है, लेकिन यहाँ इंदौर और भोपाल को, बल्कि भोपाल को भी मैं शामिल नहीं करता, इंदौर को छोड़ करके मध्य प्रदेश का कोई भी शहर महानगर नहीं बन पाया। बल्कि ग्वालियर जैसे शहर तो आज भी गांव से भी बदतर स्थिति में है। वहाँ का जो प्रदूषण स्तर है वो दिल्ली की टक्कर का है, और यहाँ के नेता जो हैं वो राजे हैं, महाराजे हैं, कुछ नए सामंत हैं, कुछ पुराने सामंत हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में काम करके अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, वहाँ से निवेश लेके आते हैं, तो उनके गले में मालाएं डाली जानी चाहिए। और अगर नहीं आते हैं तो फिर उनको हड़काना भी चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भैया विदेश छोड़ो, देश में ही जो उद्योगपति हैं उनको बुला के लाओ, उनको समझाओ, उनके साथ बैठो, उनको नए नए सुविधाएं दो। तो यहाँ पर जो बाबू शाही है, लाल फीता शाही है, उसको समाप्त करो। प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी लाओ, पारदर्शिता लाओ, अपनी औद्योगिक नीति को बदलो। उसमें बहुत ही लंगड़ापन भरा हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश का जो उद्योग विभाग है, इसको मैं अब तो बहुत करीब से जानता हूँ, सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथी। वहाँ जितनी भी मशीनरी है वो उद्योगपतियों को सुविधा देने की बजाय उनका दोहन करने में लग जाती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने तो 1984 में जब तत्कालीन हमारे सांसद ग्वालियर के होते थे, बाद में वो केंद्रीय मंत्री बने माधवराव सिंधिया, उनके ज़माने में कम से कम ग्वालियर चंबल के जो औद्योगिक क्षेत्र थे, मालनपुर था, बानमौर था, उनको हरा भरा देखा। ढेरों फैक्ट्रियाँ उसमें लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी। आज वहाँ फैक्ट्रियों के कब्रिस्तान बन गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं,
लोग जो फ़ायदे मिल सकते थे वो लेके भाग चुके हैं। ज़मीनों पर उनके कब्जे हैं, वो ज़मीनें उनके कब्जे से छुड़ाई नहीं जा सकी हैं। नए निवेशक आए नहीं हैं और बेरोज़गारी की हालत ये है कि लोग MBA और BE पास लोग भी 8-8 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नहीं, एक ज़माने में अरे क्या कहते हैं, JK टायर यहाँ के नंबर 1 पे होता था। हमारा क्या कहते हैं, कैडबरीज तो अभी भी है, जमुना ऑटो है अभी भी है, 5-6 बची हैं, बाकी तो सब गई। तो फिर से वही लौट के आते हैं कि मध्य प्रदेश हो या देश का कोई दूसरा प्रदेश हो, विदेशी निवेश के लिए तो तब जाए जब वो देशी निवेश का पूरा सेचुरेशन पार कर ले। जब यहाँ निवेश की संभावनाएं समाप्त हो जाएं तब विदेश जाए। विदेशी भी इतने मूर्ख नहीं हैं कि जो ये इसका आकलन न करें कि आप अपने आगे लोगों को छोड़ के हमारे पास क्यों आए हो प्रस्ताव लेके। जाहिर है कि वहाँ के लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे जो आपके यहाँ निवेश नहीं कर रहे हैं। तो हमें पूरा परिदृश्य बदलते हुए देखना है। हमें देखना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह से कैसे 21 साबित होते हैं, और अगर 21 साबित नहीं हुए तो मध्य प्रदेश के क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चूँकि मध्य प्रदेश का मामला है तो आपकी रुचि शायद इस एपिसोड में कम हो, लेकिन आप सुनिए इसको, समझिए इसको, वस्तु स्थिति आपकी समझ में आ जाएगी। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।